जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के जनक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, आपने सुना होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें जयशंकर प्रसाद का नाम छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आता है। हम जयशंकर प्रसाद की कविताओं को पढ़ें उसके पहले हमें जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बेसिक, एक मूल जो जानकारी होनी चाहिए वो आवश्यक है। तो आज हम उसी पर ध्यान देते हैं। और जैसा कि आपकी पुस्तक में भी ये परिचय लिखा होता है, यदि आप उस पुस्तक में परिचय को पढ़ेंगे तो आप उस कवि की कविताओं को समझने में बहुत ही सहजता महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जगह में हुआ। तो हम हाशिए में लिख लेते हैं अलग से, जन्म का 1889 और स्थान वाराणसी। उनके जो पिता है देवी प्रसाद, वो खुद एक बहुत साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे और उनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से बनारस में जाना जाता था, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार की तंबाकू जिस के निर्माता थे। और ये सुंगनी साहू परिवार बनारस का काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार था, जो बहुत बड़ा कला प्रेमी था और साहित्यकारों को बड़ा आदर सम्मान दिया करता था। प्रसाद जी का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। कारण साफ था क्यों कष्टों में बीता, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जब वो 17 वर्ष के थे तब उनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई को भी जारी नहीं रख पाते। उनकी 8वीं कक्षा तक केवल विधिवत शिक्षा होती है। बाकी चूँकि वो बहुत विद्यानुरागी थे, उनको पढ़ाई लिखाई और ये जो साहित्य है ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने अपने घर पे ही प्राप्त किया। और साथ ही उन्होंने भारत के जो पौराणिक ग्रंथ थे, बौद्ध साहित्य था, संस्कृत साहित्य था, उसका अध्ययन वो घर पे ही करते रहते थे। और उसी का परिणाम है कि वो एक महान कवि और लेखक के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में हम सबके सामने आते हैं। तो ये एक मोटे मोटी उनकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। इनकी मृत्यु बहुत ही कम समय में हो जाती है, 1937 में, तपेदिक से। तपेदिक के नाम पर मुझे याद है कि इनकी जो पत्नी थी उनका भी जो टीबी से ही इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी की। और जब उनका दूसरा विवाह हुआ तो उस दूसरी पत्नी की भी मृत्यु इसी से ही हो जाती है। मतलब उनके जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट था कि वो कष्ट ही उनके जीवन में जो आंसू, जो उनका काव्य है, उस आंसू काव्य में उनकी उस पीड़ा को देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आ गई थी और हिंदी भाषा में को वो समृद्ध कर गई। विद्वान मिश्र ने ये वाली बात कही है। और सुमित्रानंदन पंत ने उनकी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी, उसको तो हिंदी का ताजमहल तक बता दिया है। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 में होती है और उनको पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कामायनी। हमें उनकी कुछ रचनाओं के नाम भी याद होने चाहिए, विशेषकर चूँकि हम कवि के रूप में उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। उनकी काव्यगत विशेषता के बारे में हम जानेंगे तो उनकी जो काव्य पुस्तकें हैं उसके बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कामायनी उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसको सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी का ताजमहल कहा है। आंसू उनकी विरह वेदना का गीत है, यानी कि उनके जो व्यक्तिगत जीवन की जो विरह वेदना थी उसकी प्रयोगशाला आंसू को ही माना जाता है। कानन कुसुम उनकी खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना थी, कानन कुसुम। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जयशंकर प्रसाद इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से अपना एक कवित्व लिखा और अपने गुरु को बताया, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बाद में उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। प्रेम पथिक उनका एक बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, झरना और लहर, ये कुछ उनकी काव्य कृतियाँ हैं जिसका नाम मैंने बताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने केवल काव्य रचनाएं नहीं की, वो प्रसिद्ध नाटककार थे। ध्रुव स्वामी है, आपने पढ़ा है, ध्रुव स्वामी है, या राजश्री है, जातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है।
और न केवल नाटक बल्कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी, जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ये उनकी कहानी संग्रह है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे काव्य और कला से संबंधित। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम उनकी थोड़ी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं कि उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि काव्यगत विशेषताओं की जब भी हम बात करें तो उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, भावगत और कलागत विशेषता। भावगत में उनकी विषय वस्तु, उनका जो रस है, उनकी जो कल्पना है, उनका जो संदेश है, जो उन्होंने वस्तु का वर्णन किया है, वो सारा चीज भावगत में आता है। भाषा है, छंद है, अलंकार है, काव्य रूप है, शैली है, ये सब कलागत में आता है। तो देखिए हम पढ़ते जाते हैं, पॉइंट्स बनाते जाते हैं। जैसे आपकी किताब में लिख रहा है कि गहन विरानुभूति के गायक जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में सूक्ष्म अनुभूतियों, भावनाओं, मनोविकारों और विचारों को मर्म स्पर्शी चित्रण किए हैं इन सब चीज़ों का। यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमको विरहानुभूति की गहनता देखने को मिलती है। जैसा कि मैं अभी आपको आंसू काव्य के बारे में बताया भी कि वो उनकी गृह वेदना का एक जीता जागता काव्य उदाहरण हमारे सामने है। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुनो नमस्ते सुनते करते रहते जानी अनजानी। इस तरीके से मतलब, और ये जो उदाहरण है, जब हम काव्यगत विशेषताएं लिखें और जो भी बिंदु हम लिख रहे हैं तो उसके प्रमाण में हमको उनकी कुछ न कुछ, जो जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं उनकी कुछ पंक्तियों को उद्धृत जरूर करना चाहिए। और वो पंक्तियां हम कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, जो हमारे पुस्तक में, जो हमारे कोर्स में है, उसी में से हम वो पंक्ति ले सकते हैं। आगे कह रहे छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। प्रसाद जी ने प्रेम और सौंदर्य से संबंधित काव्य की रचनाएं की और उनके काव्यों में मूल तत्व प्रेम है। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है उनको प्रेम का और सौंदर्य का कवि माना जाता है। यानी कि उनके जो प्रेम का तत्व है वो उनकी कविता का मूल तत्व है। प्रेम की भावना का उन्होंने, जिसमें त्याग और बलिदान हम सबको देखने में मिलता है। उनके काव्य में प्रेम जनित उल्लास, प्रीति, विश्वास, इन सब का यथास्थान हमको वर्णन मिलता है। जैसे अपने कोर्स में ये मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। इस तरीके से मतलब वो अपनी प्रेम भावनाओं को भी प्रकट कर रहे हैं। प्रसाद जी ने सौंदर्य की मधुर झांकियों को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। उनकी जो सौंदर्य अनुभूति है, जो सौंदर्य का जो अंकन है, वो तो वास्तव में बहुत ही गजब का है। जो उन्होंने सौंदर्य, नायिका के सौंदर्य का वर्णन, कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन, आंसू में अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन कितना सुंदर किया है। बांधा था विधुको किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले पड़ियों का मुख भरा हुआ क्यों हीरो से। इनके काव्य के अलावा मतलब सौंदर्य और इसके अलावा इनकी काव्य में प्रकृति संबंधी जो चित्रण है वो भी बहुत ही मतलब कुशल चित्रकार हैं। जो जयशंकर प्रसाद है प्रकृति के कुशल चित्रकार हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के अनेक रूपों का अंकन किया है। उनके प्रकृति में मानवीकरण है, प्रतीकात्मकता को सहजता से देखा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं, स्वर्ण शालिनियों की कलमें थी दूर दूर तक फैली हुई और शरद इंदिरा के मंदिर की मानो को ही गैल रही। प्रसाद जी ने तो इस तरीके से हम इनकी एक बात रख सकते हैं कि एक प्रकृति का चित्र, सूक्ष्म चित्रण किया है इन्होंने प्रकृति का। प्रसाद जी ने रहस्यवादी रचनाएं भी की। इनकी काव्य की एक विशेषता रहस्यानुभूति भी है और इस दृष्टि से उनका जो काव्य कामायनी है वो बड़ा मतलब हमारे सामने एक प्रखर उदाहरण है उनके रहस्यवादी जो उनकी सोच है, जो रहस्यवादी उनका दर्शन है, उसका ये बहुत ही एक जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने लिखा है, अनंत रमणीय है कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकता, तो भाव विचार ना सह सकता। मतलब इस प्रकृति में वो किसी अलौकिक सत्ता की छाया को महसूस करते हैं। उनके द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काव्य में प्रसाद जी ने अपनी रहस्य भावनाओं को प्रकट किया है। इसके अलावा उनकी एक विशेषता हम दे सकते हैं कि नारी के प्रति उनके मन में बड़ी उदार की भावना थी। नारी के प्रति उदार भावना। उन्होंने नारी को प्रेम, दया, ममता, माया, करुणा, मधुरिमा, श्रद्धा का प्रतीक बताया है। हम कमेंट में पढ़ते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नटपक तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
प्रसाद जी की कविता में ना केवल नारी के प्रति उदारता, बल्कि हम है ना अपने जो हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र गौरव है, देश प्रेम की, राष्ट्रीयता की भावना को भी हम देखते हैं। ये सारी भावनाएं भी उनकी कविता में बड़ी केंद्र में रही है। भारतीय संस्कृति को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना प्रसाद जी की काव्य की एक विशिष्ट विशेषता है। उन्होंने उनका एक जो गीत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, हम सबने सुना है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। प्रसाद जी ने न केवल राष्ट्रीयता, देशभक्ति और भारत के गौरव का गायन किया, बल्कि प्रसाद जी इससे एक कदम और आगे बढ़ के वे मानवतावादी, विश्व बंधुत्व की भावना की भी बात करते हैं। वे एक आशावादी कवि हैं और वो समाज में जो शोषण है उसके विरुद्ध है और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि शोषित ना यहाँ है कोई, तापित पापी ना यहाँ है, जीवन वसुधा समतल में समरस है जो कि यहाँ है। तो इस प्रकार जो प्रसाद जी की जो भावगत विशेषताएं हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। करीबन राष्ट्र गौरव व राष्ट्रीयता की भावना और विश्व बंधुत्व व मानवता, ये कुछ मुख्य विशेषता मैंने आपको प्रसाद जी की भावगत विशेषता बताई है। और चलिए अब अपन देख लेते हैं इनकी कुछ कलागत विशेषताएं। ये कलागत विशेषता में इनकी क्या जो चीज़ है वो बहुत प्रमुख है, कैसी इनकी भाषा है और किस तरीके के छंद और अलंकारों का प्रयोग किया। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी भाषा की। प्रसाद जी की जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में वो हिंदी की खड़ी बोली में लिखने लगे थे। प्रसाद जी की जो भाषा है वो काफ़ी परिनिष्ठित और परिमार्जित भाषा है, प्रांजल भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। तो हिंदी की खड़ी बोली है और भाषा में परिमार्जित है, प्रांजल भाषा है, प्रौढ़ भाषा है, तत्सम शब्दावली की उसमें प्रधानता है। ये प्रसाद जी की भाषा की खास विशेषता है जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात हम देखते हैं शैली। शैली में हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार की शैलियों का वर्णन किया है। और जैसे छायावादी शैली तो उनकी है ही कि उन्होंने छायावादी शैली में अपनी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो शैली है उसमें हमको विविधता देखने को मिलती है और उसमें भावात्मकता है, चित्रात्मकता है, बिंब विधान, सजीव बिंब विधान है उनके, बिंब विधान की सजीवता हमको उनकी शैली में देखने को मिलती है। अब बात करें अब हम उनकी छंदों की, तो प्रसाद जी ने छंद वैविध्य, क्योंकि कामायनी उनका महाकाव्य है और महाकाव्य में हर सर के बाद छंद परिवर्तित होता है, तो उन्होंने छंदों की विविधता अपने काव्य में अपनाई है। उन्होंने विशेषकर कवित्व, सवैया, इन छंदों का तो प्रयोग उन्होंने किया ही है, उसके साथ ही उन्होंने कुछ अतुकांत छंदों का भी प्रयोग किया और कुछ नए छंदों का भी प्रयोग किया। अलंकारों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो प्रसाद जी का जो काव्य वो बहुत ही समृद्ध और सौंदर्यशाली है। उनकी कविता में साम्य मूलक अलंकार हमको ज़्यादा मिलते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ये आपको रूपक अलंकार का तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आपको याद होगा, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागी। जब भी हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं तो ये उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। तो इस प्रकार उनकी कविता में हमको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, विरोधाभास, श्लेष भी मिल जाता है कई जगह, यमक भी मिल जाता है। ये अलंकारों का सौंदर्य हमको उनकी कविता में देखने को मिलता है। तो और मानवीकरण अलंकार, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि छायावादी कवि है और छायावादी कवि तो निर्जीव में सजीवता देखता ही है, तो मानवीकरण अलंकार भी इनकी कविता में बहुत मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि किस तरीके से साहित्य का परिचय जयशंकर प्रसाद का उनकी काव्यगत विशेषता। अब आगे हम कविता।